नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार दरोगा में पूछे गए प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और जो 2018 में प्रश्न पूछा गया था मेंस में, वो सारा आपको हम कंप्लीट कर दिए और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया गया है। तो आप वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये जो हम लोग आज प्रश्न करेंगे 2017 में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न दिया गया है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की उम्र है, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया 58 वर्ष, ऑप्शन बी 60 वर्ष, ऑप्शन बी में क्या दिया गया 60 वर्ष, और ऑप्शन सी में दिया गया 65 वर्ष, और ऑप्शन डी में दिया गया 70 वर्ष। तो मैक्सिमम कितने वर्षों तक रह सकते हैं? ऑप्शन सी 65 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। और आपको कमेंट करके बताना है कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है। तो कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए, अगला जो प्रश्न है, फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या है। तो आपको हम बताया था शुरू में ही कि 2017 में पूछे गए प्रश्नों का आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो 2017 में तो अभी ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जो भी वर्तमान में एक करेंट का प्रश्न है, तो करेंट का प्रश्न क्या पूछा जाएगा? जो वर्तमान में रिलेटेड है, यानी वर्तमान से। तो 2017 का करेंट तो पूछेगा नहीं अभी, लेकिन इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। तो आप यहाँ याद रखिएगा ये कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी। वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? 13 फरवरी। और 13 फरवरी के दिन ही एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट डे है जो मनाया जाता है। अब कमेंट करके बताइए कि वह कौन सा दिवस है जो सरोजिनी नायडू जी का जन्म दिवस पे मनाया जाता है। तो इसका आंसर जानने से कोई खासा फायदा नहीं है, तो हम लोग इसका आंसर नहीं जानेंगे। लेकिन जो 2022 में थीम है विश्व रेडियो डे का, तो 2022 में इसका थीम क्या है? रेडियो एंड ट्रस्ट। रेडियो एंड ट्रस्ट, ये 2022 का थीम है वर्ल्ड रेडियो डे का। 2022 का थीम आप याद रखिएगा। और जो 2017 में था क्या था? रेडियो इज यू, यानी आप हैं रेडियो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, लेकिन आप इसको याद नहीं रखिएगा, आप इसको याद रखिएगा 2017 वाला। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है कि आवर्त सरणी किसने तैयार की थी। तो यहाँ दो तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। एक प्रश्न पूछा जाएगा कि जो वर्तमान में है आवर्त सरणी किसने तैयार किया, और यहाँ सीधा प्रश्न पूछा आवर्त सारणी किसने तैयार की थी, यानी पहली बार। जो प्रश्न पूछा गया कि आवर्त सारणी किसने तैयार की थी, यानी पहली बार के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे जो पहले आवर्त सारणी तैयार किया था, कौन तैयार किया था? मेंडलीफ। और इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63। ज्ञात तत्वों की संख्या 63। सबसे पहले किसने आवर्त सारणी तैयार किया? मेंडलीफ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डाल्टन ने यह बताया कि परमाणु अविभाज्य है। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि डाल्टन के अनुसार परमाणु है, तो परमाणु क्या है? अविभाज्य, डाल्टन के अनुसार। रदरफोर्ड, परमाणु का खोज प्रोटॉन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। कभी कभी गोल्ड स्टीन भी ऑप्शन में मतलब रहता है तो आंसर हो जाता है। तो दोनों कब आंसर हुआ? कब रदरफोर्ड मारेंगे और कब गोल्ड स्टीन। तो कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए इसका। देखिए, अगर ऑप्शन में है, ऑप्शन मान लीजिए ए में दिया गया है रदरफोर्ड और ऑप्शन बी में दिया गया है गोल्ड स्टीन,
तो अगर दोनों ऑप्शन में है तो आंसर क्या लगाएंगे, रदरफोर्ड। अगर ऑप्शन है दोनों ऑप्शन में है रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों, तो आंसर क्या लगाएंगे, रदरफोर्ड। लेकिन अगर रदरफोर्ड ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आंसर क्या लगाएंगे, गोल्डस्टीन। यानी पहला आपका जो आंसर होगा रदरफोर्ड और जो सेकेंड आंसर होगा गोल्डस्टीन। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों है ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों लगा देंगे। लेकिन अलग अलग चुनना होगा तो क्या लगाएंगे, पहला ऑप्शन रदरफोर्ड और सेकेंड ऑप्शन गोल्डस्टीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेंडलीफ। और मेंडलीफ ने आवर्त सारणी द्रव्यमान के अनुसार सजाया था। तो इसमें भी ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होता है, बढ़ते हुए द्रव्यमान के अनुसार मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को सजाया। और वर्तमान में जो आप देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल, ये जो आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं ये किसके द्वारा तैयार किया गया है, मोसले के द्वारा तैयार किया गया। कब, 1913 में। और इसने बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। तो यहाँ लिख लीजिएगा, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। पहला वर्ग को क्या बोलते हैं, ये जो पहला वर्ग है इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। सेकेंड वर्ग को क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। 17 नंबर वर्ग को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। 18 नंबर वर्ग को क्या बोलते हैं, अकीरिय गैस, नोबेल गैस या आदर्श गैस। ये सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप इसको याद रखिएगा। और यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाएगा, तिर्यक नियम और अष्टक नियम। क्या प्रश्न पूछेगा, इसको नोट करिएगा। प्रश्न पूछेगा कि अष्टक नियम किसने दिया, और एक जो प्रश्न पूछेगा कि तिर्यक नियम किसने दिया। तिर्यक नियम और एक पूछेगा अष्टक नियम। तो अष्टक नियम, अष्टक मतलब 8, इस तरह से आप रिलेट करके याद रखिएगा। अष्टक मतलब 8, तो इसके जस्ट बाद क्या आएगा, 9। तो 9 से याद रखिएगा न्यूलैंड। न्यूलैंड्स यानी अष्टक नियम किसने दिया, न्यूलैंड्स। और तिर्यक नियम किसने दिया, तो तिर्यक यानी 3, और 3 के बाद क्या आता है, 4, और 4 पे क्या होता है, डी। तो यानी डी से याद रखिएगा डोबेरेनर। डोबेरेनर आप इस तरह से याद रखिएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं कि अष्टक नियम किसने दिया, तो न्यूलैंड। और तिर्यक नियम किसने दिया, डोबेरेनर। तिर्यक मतलब 3 और डी मतलब 4, यानी 4 पे क्या आता है, डी। तो तिर्यक के जस्ट बाद यानी 3 के बाद आता है 4, तो तिर्यक से याद रखिएगा डोबेरेनर। और अष्टक से क्या याद रखिएगा, न्यूलैंड। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न चलते हैं। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। नहीं पूछा गया, ऑप्शन ए में दिया गया राजदूत, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री को आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और अन्य मंत्रियों को नियुक्ति राष्ट्रपति के ही द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पे। ये आप इसको याद रखिएगा, किसके तहत, आर्टिकल 75 के तहत। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, नियुक्ति नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, विभिन्न राजनैतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है। यानी मान्यता कौन देगा कि यह राष्ट्रीय पार्टी है या प्रादेशिक पार्टी है, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, पार्लियामेंट या मंत्रिमंडल। तो इसको मान्यता कौन देता है, चुनाव आयोग। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक याद रखिएगा सरला, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। स से संसद 79, र से राज्यसभा 80 और ल से लोकसभा 81। तो आपसे प्रश्न पूछेगा संसद किस अनुच्छेद में है, 79, राज्यसभा
80, लोकसभा 81। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया, बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है, यानी वर्तमान में, लेकिन जब ये पेपर बना होगा तो उस समय के पूछ रहा है, यानी 2017 के बात ये है। तो अभी वर्तमान में कौन है, याद रखिएगा, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं, क्योंकि करेंट का प्रश्न है तो करेंट का प्रश्न पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे। 7 नंबर जो प्रश्न है कि जो राजनहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह है, जो राज नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह राज्य है। तो आपको मालूम कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे होता है, नहर से। कितना, लगभग 40%। और उसके बाद नलकूप, और उसके बाद कुआं से। लेकिन प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे होता है, तो ऑप्शन बी में दिया रहेगा नलकूप और कुआं, यानी नलकूप प्लस कुआं। तो आंसर क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी में ही रहेगा नलकूप प्लस कुआं। तो नलकूप से लगभग 37% या 36% के आसपास, और कुआं से लगभग 8% के आसपास। तो हम दोनों को मिलाएंगे तो नहर से तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में रहता है कि सर्वाधिक भारत में सिंचाई किससे होता है, नलकूप प्लस कुआं। तो आंसर क्या लगाइएगा, नलकूप प्लस कुआं। लेकिन अलग अलग चुनना रहेगा तो नहर, लेकिन ऑप्शन दोनों मिला कर देता है, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा किससे होता है, नहर से। तो बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो बिहार तो होगा नहीं, बिहार में कोई भी ऐसा नहर नहीं है जिससे सर्वाधिक सिंचाई होता है। उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, आंध्र प्रदेश में नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब। आपको मालूम है कि सतलज नदी से कौन सा नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर। हैरिके नमक बैराग है जो, वहाँ से कौन सा नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर से पंजाब हो गया, कुछ आपका हरियाणा वाला भाग हो जाएगा, और राजस्थान। सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होता है, यानी जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित हो कौन सा है, पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है, देखिए ऑप्शन दिया गया, फतेहपुर सिकरी, आगरा, अजमेर शरीफ या बिहार शरीफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजमेर शरीफ। और ये कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया, अकबर, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। आगरा, ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में। किस नदी के किनारे स्थित है, कमेंट करके बता दीजिएगा। और बिहार शरीफ कहाँ स्थित है, बिहार में। तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 9 नंबर कि भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह है, यानी भारत के सुदूर पूर्व में, यानी भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह है, यानी जो पूर्व साइड स्थित है। तो ये तो मैप से बनेगा। पूर्व कहने का मतलब ईस्ट साइड के बारे में बात कर रहे हैं। और ईस्ट साइड कौन सा देश है, म्यांमार, जिसको हम लोग पहले बर्मा के नाम से भी जानते थे। ईस्ट साइड कौन सा देश है, म्यांमार। देखिए ये आप जो देख रहे हैं, म्यांमार का सीमा ये आपका हो जाएगा। तो म्यांमार से भारत का कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा किस देश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो आंसर क्या होगा, बांग्लादेश। आंसर क्या होगा, बांग्लादेश। लेकिन पूछा होगा सुदूर पूर्व में, सुदूर पूर्व कहने का मतलब सबसे दूर पूर्व साइड, एकदम भारत के पूर्व साइड। तो पूर्व साइड किससे सीमा साझा करता है, म्यांमार से। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए, म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी। चीन होगा, नहीं होगा। थाईलैंड होगा, क्योंकि थाईलैंड से सीमा ही नहीं लगता, और वियतनाम से भी सीमा नहीं लगता है। देखिए यहाँ पे थाईलैंड, ये तो हो गया म्यांमार। ये जो हरा वाला देख रहे हैं आपका थाईलैंड हो जाएगा, ये आपका लाओस हो जाएगा, ये वियतनाम हो जाएगा, और एक कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, नाम पे। ये सीधा प्रश्न पूछा गया, वियतनाम हनोई। और लाओस का राजधानी कहाँ, लाओस का राजधानी कहाँ है, कमेंट करके बता दीजिएगा।
वियंतियन, आप याद रखिएगा। और थाईलैंड बैंकॉक। ये सीधा आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, सलेट रूपांतरित रूप है। सलेट सैल का, संगमरमर का, टाल्क का या ग्रेनाइट का? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, संगमरमर। तो सलेट और संगमरमर किस सैल का उदाहरण है? तो कयांत्रित सैल यानी कयांत्रित चट्टानें। और संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को हम बोलते हैं चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है। यह लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी, 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी निकलती कहाँ से? मानसरोवर झील से। 3 नदी, देखिए ये रहा आपका मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से 3 नदी, निचले साइड से कौन सा? सतलुज, पश्चिम साइड से सिंधु और पूर्व साइड से ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। तो आप याद रखिए मानसरोवर से 3 नदी, कौन कौन सा? दक्षिण साइड से सतलुज, पश्चिम साइड से सिंधु और पूर्व साइड से ब्रह्मपुत्र। तो आप मैप के जरिए याद रखिएगा तो बहुत आसानी से आपको याद रहेगा। सिंधु, ये आपका नदी है सिंधु। सिंधु में आकर मिल जाती है चेनाब नदी। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब नदी। चेनाब नदी सभी अन्य नदियों को यानी पानी लेकर कहाँ आती है? सिंधु नदी में मिला देती है। जैसे यहाँ पे आप झेलम देख रहे हैं, ये आपका चेनाब हो गया, ये आपका रावी, ये आपका सतलज और यहाँ पे ब्यास। ब्यास किसकी सहायक नदी है? सतलज। लेकिन हम इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं सिंधु नदी की ही सहायक नदी है ब्यास, क्योंकि ब्यास सतलज में मिलती है और सतलज सिंधु में, सॉरी सतलज चेनाब में और चेनाब सिंधु में। यानी चेनाब नदी अन्य सभी नदियों को पानी लाकर कहाँ मिला देती है? सिंधु में। और इधर जो आप देख रहे हैं ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश होते हुए, अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है? दिबांग। दिहांग नहीं, क्योंकि दिहांग एक अन्य नदी का नाम है जो ब्रह्मपुत्र का ही सहायक नदी है। तो दिहांग नहीं बोलिएगा, क्या बोलिएगा? दिबांग। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? दिबांग। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य सचिव या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? यहाँ राज कहने का मतलब है देश से है। यहाँ राज कहने का मतलब किससे है? देश से। तो देश का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी। नाम मात्र का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष पूछा गया तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ राष्ट्रपति क्या होता है? नाम मात्र का। लेकिन कार्यकारी सारा काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। और राज में पूछा जाएगा तो यहाँ राज से मतलब क्या है? किससे है? देश से। आप याद रखिए यहाँ मतलब राज कहने का मतलब देश से है, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार भी आपको चलना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 13 नंबर की कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? यानी 1920 में स्थापना हुआ और 1946 में भंग हो गया। तो ऑप्शन ए में दिया नॉर्डिक एलायंस, बाल्कन एलायंस, लीग ऑफ नेशंस, एशियन काउंसिल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीग ऑफ नेशंस। ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न है 14 नंबर के भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है, यानी भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10,
सी में दिया गया 11 और डी में 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11। देखिए यहाँ आप फंस सकते हैं। अगर पूछा जाएगा मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था या नहीं, तो आंसर क्या होगा? नहीं, यानी 0। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, तो आंसर क्या लगाएंगे? नहीं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था या नहीं, तो आंसर क्या होगा? नहीं। जोड़ा कब किया गया? यानी ऐड हुआ होगा तो क्या किया गया होगा? संविधान में संशोधन। संशोधन कहने का मतलब सुधार, तो संशोधन किया गया होगा। तो किस संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया होगा? ये तो सीधा प्रश्न बनेगा, आपसे पूछा जाएगा। बयालीसवां संविधान संशोधन 1976 लागू कब से हुआ? 1977 से। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में क्या जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 के ए और खंड यानी भाग 4 के ए, 4 के ए, या का भी लिख सकते हैं यहाँ पे, 4 के का में जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के का और अनुच्छेद 51 के ए। किस संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 लागू कब से हुआ? 1977 से। किस समिति के सिफारिश पे? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। जब इसको जोड़ा गया था उस समय मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10। तो ये प्रश्न पूछा जाए जब जोड़ा गया था तो मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10। लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा जुड़ा? तो शिक्षा। शिक्षा किस संविधान संशोधन के तहत? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और मौलिक अधिकार में भी इसको जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के ही तहत। किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 21 के ए में। तो सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, यानी शिक्षा से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन था जो संविधान में जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। कौन सा? शिक्षा से रिलेटेड है। तो आंसर क्या लगा दीजिएगा? शिक्षा, यानी ऑप्शन नंबर 11वां कौन सा था? शिक्षा। तो अभी वर्तमान में टोटल कितने हैं? 11। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है जब प्रस्तावना में संशोधन किया गया था तो कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ये भी प्रश्न सीधा पूछा जाएगा। और 3 शब्द जोड़ा गया प्रस्तावना में। कितने शब्द? 3 शब्द। कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट 15 नंबर की राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 243, 245, 250, 255। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 250। राज्यसभा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 80। लोकसभा 81, संसद 79। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर की महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को। तो ऑप्शन नंबर बी। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 17 नंबर के, सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन ए में दिया प्रथम, द्वितीय, 5वें या 10वें। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 10 में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। कब हुआ था? 1666 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। और प्रथम कौन थे? गुरु नानक। सेकंड कौन थे? गुरु अंगद। और थर्ड कौन थे? अमरदास। चौथे कौन थे? रामदास। पांचवें कौन थे? अर्जुन। और छठे हरगोविंद। और 7वें हरराय। 8वें हरकिशन। और 9वें तेग बहादुर। और 10वें गुरु गोविंद सिंह।
यार सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। यह 10 में पूछा जाएगा, अंतिम पूछा जाए, या गुरु गोविंद सिंह कैमे गुरु थे सिखों के 10 में? तो यहाँ राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। और प्रथम कौन थे? गुरु नानक। 18 नंबर प्रश्न है कि कनिष्क राजा थे मौर्य वंश के, गुप्त वंश के, कुषाण वंश के, या पाल वंश के? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? कुषाण वंश। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पल्लव वंश के बाद कौन सा वंश आया था? कुषाण वंश। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कुषाण वंश। कनिष्क राजा थे कुषाण वंश के। कनिष्क ने सर्वाधिक, आपसे प्रश्न सीधा पूछा जाएगा कि शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया? कनिष्क ने। सबसे ज्यादा जो शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया? कनिष्क। ये सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य, जिनको हम लोग विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के बारे में यानी इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी नहीं था। किसका जानकारी था? मौर्य वंश के राजनीतिक जानकारी था उसमें, यानी मौर्य वंश के बारे में उसमें जानकारी था पूरी तरह से, यानी किस तरह से शासन करना है। देखिए, गुप्त वंश को स्वर्ण काल कहा जाता है। किस वंश को, यानी किसके शासन काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? गुप्त वंश के शासन काल को। और उसमें भी ज़्यादा अंदर जाकर डीप पूछेगा तो क्या बताइएगा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकेंड, यानी चंद्रगुप्त सेकेंड के शासन काल को हम लोग कहते हैं स्वर्ण काल। जैसे में आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, तो आंसर क्या लगाइएगा? बोध गया। लेकिन अगर ऑप्शन में बोध गया नहीं है तो क्या लगाइएगा? बिहार। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाएगा किसके शासनकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकेंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उसी को कहा जाता था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं रहेगा तो क्या लगाइएगा? गुप्त वंश। तो आप इसका ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न है कि बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई या विटामिन सी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। 2018 में भी प्रश्न पूछा गया था, सुनहरा चावल के कारण, यानी सुनहरा चावल से कौन सा रोग नहीं होता? तो आपको अगर ये मालूम रहेगा सुनहरा चावल यानी कहने का मतलब गोल्डन राइस, और गोल्डन राइस में एकमात्र चावल है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है, यानी प्रोटीन। गोल्डन राइस जिसको बोलते हैं सुनहरा चावल, उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन ए। और विटामिन ए के कमी के कारण जो सा रोग होगा, तो विटामिन ए अगर पूर्ति होगा तो वह रोग नहीं होगा। इनडायरेक्टली प्रश्न पूछा गया था। तो विटामिन ऑप्शन में था जीरोथैलेमिया, तो आंसर क्या होता है? जीरोथैलेमिया। यानी सुनहरा चावल खाने से कौन सा रोग नहीं होगा? तो जीरोथैलेमिया। यानी किसके कारण से होता है? विटामिन ए के कारण से। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन B1 थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन। त्वचा का फटना। कौन सा रोग होता है? त्वचा का फटना। विटामिन B3 का रासायनिक नाम उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन विटामिन B5 का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नियासिन। कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, इनेमिया रोग। विटामिन B7 बायोटिन, जिस बालों का झड़ना, किसके कमी से? विटामिन B7। विटामिन B12 इसका नाम क्या है? साइनोक्वालमिन। रासायनिक नाम यहाँ पे लिख दिया गया है, साइनोक्वालमिन। कौन सा रोग होता है? एनीमिया या त्वचा रोग। विटामिन C स्कार्बिक एसिड। विटामिन D कैल्सीफेरॉल। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स या
ऑस्ट्रोमेसिया, विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के का नाम क्या है? फिलोक्विनोन्स। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया 20 नंबर कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक या बाबर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद गौरी, 3 युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन कौन सा है? 1191, 1192 और 1194। चंदावर का युद्ध, 1191 में कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। किसके बीच हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें मोहम्मद गौरी हार गया और पृथ्वीराज चौहान जीत गया। लेकिन सेकेंड यानी तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में। किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें कौन हारा? पृथ्वीराज चौहान। और जीता कौन? मोहम्मद गौरी। यानी छोड़कर बहुत बड़ा ये गलती कर दिया। इसमें क्या किया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया? जान से मार दिया। तो आप इसको याद रखिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। दोनों किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। सिर्फ हारा, एक में हारा मोहम्मद गौरी और एक में हारा कौन? पृथ्वीराज चौहान। 1994 लिख दिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 1194 होगा। 1194 चंद्रावर का युद्ध किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। और एक कब आया था? 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम के समय भारत कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम के साथ भारत कौन आया था? इब्न बतूता। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो 20 प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।